बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है साइरिडोब्लास्टिक एनीमिया। तो साइरिडोब्लास्टिक एनीमिया की जो आउटलाइन है, इसका इंट्रोडक्शन है, क्लासिफिकेशन है, पैथोफिजियोलॉजी है, रिजल्ट एंड डिस्कशन है, कंक्लूजन एंड रिकमेंडेशन है एंड रेफरेंस है। तो ये सारी चीज़ें आज हम अपने लेक्चर में कवर करेंगे। तो सेरेब्रोब्लास्टिक एनीमिया से पहले हमें थोड़ी एनीमिया के बारे में पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ एनीमिया। तो एनीमिया जब हीमोग्लोबिन का कंसंट्रेशन रिड्यूस हो जाए बिलो द नॉर्मल लेवल इन अ बॉडी रिगार्डिंग एजेंट 6। तो जब हीमोग्लोबिन का कंसंट्रेशन नॉर्मल से बिलो हो जाए, रिड्यूस हो जाए, तो हम उसे कंसिडर करते हैं एनीमिया में। अब हीमोग्लोबिन का कंसंट्रेशन जो है वो एज और सेक्स पे डिपेंड करता है। मतलब मेल में उसका कंसंट्रेशन अलग है, फीमेल में उसका कंसंट्रेशन अलग है, इन्फेंट्स में उसका कंसंट्रेशन अलग है, और इस तरह एडल्टहुड्स में भी इसका कंसंट्रेशन डिफरेंट होता है। तो जो मेल में नॉर्मल कंसंट्रेशन है वो है 14 टू 16 ग्राम पर डेसीलीटर, और जो फीमेल है, फीमेल में है वो 12 टू 14 ग्राम पर डेसीलीटर। अब अगर इस नॉर्मल वैल्यू से मेल या फीमेल में हीमोग्लोबिन का कंसंट्रेशन रिड्यूस हो जाए, तो हम फिर इसे कंसिडर करते हैं एनीमिया में। अब इस एनीमिया के मुख्तलिफ़ किस्म के टाइप्स हैं, और ये टाइप्स एक दूसरे से मुख्तलिफ एटियोलॉजिकल बेसिस पे डिफरेंट होते हैं। तो उस एटियोलॉजिकल बेसिस पे हम फिर इस एनीमिया के फर्दर क्लासिफिकेशन करते हैं, मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन करते हैं, एटियोलॉजिकल बेसिस पे क्लासिफिकेशन करते हैं। तो इसमें जिस तरह आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया आता है, थैलेसीमिया आता है, ये मेगालोब्लास्टिक एनीमिया आता है, मैक्रोसाइटिक एनीमिया आता है। तो ये सारी एनीमियाज़ हैं, ये फर्दर एनीमिया के टाइप्स हैं। तो वन ऑफ द टाइप इन एनीमिया इज़ साइरिडोब्लास्टिक एनीमिया। तो चलिए चलते हैं साइरिडोब्लास्टिक एनीमिया की तरफ। तो ब्लास्टिक का जो वर्ड्स है वो ग्रीक वर्ड से डिराइव हुआ है। साइरिडो हम आयरन को कहते हैं, और ब्लास्ट जो है हम ब्लास्ट सेल को कहते हैं, इमेच्योर सेल्स को कहते हैं। इसका जो डेफिनेशन है वो ये है कि इट इज़ अ रेयर माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक हेटेरोजीनियस डिसऑर्डर इनहेरिटेड एज वेल एज acquired disorder in which cell is unable to incorporate iron into the heme despite the availability of adequate amount of iron. Thus iron stored inside the cell, thus we see ring side uroblast inside the bone marrow. इस डेफिनेशन का मतलब ये है कि ये साइटोब्लास्टिक एनीमिया जो है ये एक माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक हेटेरोजीनियस डिसऑर्डर है। ये माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक डिसऑर्डर क्यों है? क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन का कंसंट्रेशन कम होता है, तो आरबीसी का जो साइज़ है वो हमें पेरिफेरल स्मेयर में कम नज़र आता है, नॉर्मल से कम होता है। तो हम उसे कंसिडर करते हैं माइक्रोसाइटिक में। और हाइपोक्रोमिक हेटेरोजीनियस डिसऑर्डर इस वजह से है कि हाइपोक्रोमिया जो आरबीसी का जो सेंट्रल पिलर एरिया होता है, वो सेंट्रल पिलर एरिया इसमें ज़्यादा होता है, क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन का कंसंट्रेशन कम होता है, और इनहेरिटेड और एक्वायर्ड डिसऑर्डर है। मतलब ये है कि ये म्यूटेशन की वजह से भी हो सकता है, ये इनहेरिटेंस बेसिस भी आ सकता है, और ये एक्वायर्ड भी हो सकता है, मतलब इन्वायरमेंटल कुछ फैक्टर्स की वजह से भी हो सकता है। तो ये इनहेरिटेड एज़ वेल एज़ एक्वायर्ड डिसऑर्डर भी हो सकता है। और इसमें एक ये है कि आयरन जो है वो हीम में डिपॉज़िट नहीं होता। ये आयरन हीम में डिपॉज़िट क्यों नहीं होता? हमें पता होता है कि हीमोग्लोबिन है, तो हीमोग्लोबिन 2 चीज़ों से बना हुआ होता है। एक ग्लोबिन चेन होता है और एक हीम होता है। तो जो ग्लोबिन चेन है उसमें एडल्टहुड में 4 पॉलीपेप्टाइड चेन होते हैं, 2 अल्फ़ा चेन होता है, 2 बीटा चेन होता है। तो अगर उस चेन्स में कोई म्यूटेशन हो जाता है, चाहे वो इनहेरिटेड हो, चाहे वो एक्वायर्ड हो, तो हम उसे थैलेसीमिया में कंसिडर करते हैं। और हीम में जो है, हीम जो है ये 2 चीज़ों से फर्दर बना होता है, एक आयरन से बना होता है, और एक जो है ये प्रोटोपोरपायरिन रिंग से बना होता है। तो ये आयरन प्रोटोपोरपायरिन रिंग के साथ कंबाइन होके हीम बनाता है। अब ये आयरन प्रोटोपोरपायरिन रिंग के साथ विद द हेल्प ऑफ स्पेसिफिक एंजाइम कंबाइन होता है इन बोन मैरो। अब अगर वो एंजाइम उसमें कोई डिफिशिएंसी आ जाती है, उसमें कोई म्यूटेशन आ जाता है, तो फिर वो एंजाइम इस आयरन को इस प्रोटोपोरपायरिन रिंग के साथ कंबाइन नहीं करता। अगर ये नहीं करता तो आयरन तो एडिक्वेट अमाउंट में अवेलेबल होगा, जो हम डाइट में लेते हैं वो ब्लड के ज़रिए बोन मैरो में जाता है, और वहाँ पे उस प्रोटोपोरपायरिन रिंग के
साथ कंबाइन होके हीम बनाता है। लेकिन ये एक स्पेसिफिक एंजाइम के ज़रिए होता है, पिरुकिलेटेस एंजाइम के ज़रिए। और अगर उस पिरुकिलेटेस एंजाइम में कोई डिफिशिएंसी है, कोई म्यूटेशन है, तो फिर वो इस नॉर्मल आयरन को उस प्रोटोपोरपाइन रिंग के साथ कंबाइन नहीं होने देता। वो आयरन फिर वहाँ पे डिपॉज़िट हो जाता है और एक रिंग सा स्ट्रक्चर बना देता है बोन मैरो में। तो हम फिर उसे कहते हैं साइडोरोब्लास्ट। और ये आयरन जो है इसमें आयरन जो प्रोटोपोरपाइन रिंग है इसके साथ कंबाइन नहीं होता। और ये आयरन फिर वहाँ बोन मैरो में डिपॉज़िट होता है इन द फॉर्म ऑफ अ रिंग स्ट्रक्चर, जिसे हम कहते हैं साइडोरोब्लास्ट। तो हीम नहीं बनेगा तो हीमोग्लोबिन का कंसंट्रेशन कम होगा। अगर हीमोग्लोबिन का कंसंट्रेशन कम होगा तो पेरिफेरल ब्लड स्मेर में हमें माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिया नज़र आएगा। इसलिए हम इसे कंसिडर करते हैं माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक रेड ब्लड सेल में। सही है जी। इसका जो इंट्रोडक्शन है वो ये है कि साइडोरोब्लास्टिक एनीमिया आर हेटेरोजेनियस ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर characterized by defect in the heme biosynthesis lead to variable number of microcytic and hypochromic red cell in the peripheral blood and ring sideroblast in the bone marrow। इस स्लाइड में ये बताया गया है कि इसमें 2 चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं, एक पेरिफेरल ब्लड स्मेयर का इम्पोर्टेंट है और एक बोन मैरो का। तो आप लोगों ने ये बात ज़हन में याद रखनी है कि जो साइडोरोब्लास्टिक एनीमिया है हम इसे किस तरह जो है आइडेंटिफ़ाई करेंगे। तो हम जब स्लाइड लेते हैं और हम फिर उसे माइक्रोस्कोप के ज़रिए एग्ज़ामिन करते हैं तो पेरिफेरल ब्लड स्मेयर हम उसे कहते हैं। और जो स्लाइड्स में हम फिर देखते हैं विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप तो वहाँ पे हमें आरबीसी का साइज़ नॉर्मल से रिड्यूस नज़र आता है। और आरबीसी का जो शेप है उसमें हमें हाइपोक्रोमिया नज़र आता है। तो ये पेरिफेरल ब्लड स्मेयर में हमें साइडोरोब्लास्टिक एनीमिया हम किस तरह आइडेंटिफाई करेंगे कि पेरिफेरल ब्लड स्मेयर में माइक्रोसिटिक और हाइपोक्रोमिक रेड ब्लड सेल हमें नज़र आएंगी। और जो बोन मैरो है तो बोन मैरो में हमें साइडोरोब्लास्ट नज़र आएंगे। मैंने वो पहले वाले स्लाइड में आपको बता दिया कि साइडोरोब्लास्ट किस तरह होता है बोन मैरो में। वहाँ पे आयरन जो है वो प्रोटोपोरपायरन के साथ कंबाइन नहीं होता। तो वो आयरन वहाँ पे डिपॉज़िट होता है इन द फॉर्म ऑफ अ रिंग स्ट्रक्चर, जिसे हम साइडोरोब्लास्ट कहते हैं। तो बोन मैरो की एग्ज़ामिनेशन जब हम करते हैं साइडोरोब्लास्टिक एनीमिया में तो हमें वहाँ पे साइडोरोब्लास्ट नज़र आता है, आयरन की रिंग स्ट्रक्चर नज़र आती है। और पेरिफेरल ब्लड स्मेयर में जब हम देखते हैं तो हमें वहाँ पे माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिया नज़र आता है। तो इन दोनों चीज़ों से हमें जो है ना पता चलता है कि ये साइडोरोब्लास्टिक एनीमिया है। फर्दर जो है ये न्यूमेरिकली अनकॉमन ग्रुप ऑफ एनीमिया है। The term sideroblast refer to nucleated red cells which contain iron granules in their cytoplasm. Under physiological condition, iron which is delivered to the proerythroblast and basophilic erythroblast is utilized for the synthesis of hemoglobin। जैसे मैंने आपको बता दिया था कि जब आरबीसी बनता है बोन मैरो में तो वो 7 स्टेजेस से पास ऑन होके एक मैच्योर एरिथ्रोसाइट में कन्वर्ट होता है। पहले जो है प्रोएरिथ्रोब्लास्ट होता है, बेसोफिलिक एरिथ्रोब्लास्ट होता है, जो है रेटिकुलोसाइट्स होती हैं। तो ये सारे स्टेजेस होती है, इसमें आरबीसी में मुख्तलिफ़ किस्म की मॉडिफ़िकेशन होती हैं। जब आरबीसी इमैच्योर स्टेज में होता है तो ये बोन मैरो में डेवलप होता है विद द हेल्प ऑफ दीज़ स्टेजेस। एंड इन दीज़ स्टेजेस देयर इज़ सम स्पेसिफिक टाइप ऑफ म्यूटेशन अगर कुछ स्टेज इस तरह होते हैं कि इसमें हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन अपीयर आना शुरू हो जाता है। कुछ स्टेज इस तरह होते हैं कि इसमें न्यूक्लियस डिसअपीयर होना शुरू हो जाता है। तो ये आरबीसी जो है उस स्टेजेस से पास ऑन होके फर्दर एक मैच्योर एरिथ्रोसाइट में कन्वर्ट होता है। तो ये आयरन जो है ये हम जब डाइट में लेते हैं और ये ब्लड में शामिल हो जाते हैं तो फिर ब्लड में ये जाके बोन मैरो में चला जाता है। और बोन मैरो में वहाँ पे ये मैंने आपको बता दिया कि प्रोटोपोरपायरिन रिंग के साथ कंबाइन होता है। तो ये कहाँ पे कंबाइन होता है? तो आरबीसी की जो स्टेजेस है प्रोएरिथ्रोब्लास्ट एंड बेसोफिलिक एरिथ्रोब्लास्ट। तो ये आयरन उस प्रोएरिथ्रोब्लास्ट और बेसोफिलिक एरिथ्रोब्लास्ट स्टेज में उस प्रोटोपोरपायरिन रिंग के साथ कंबाइन होके क्या बनाता है? हीमोग्लोबिन बनाता है। सही है जी। तो ये एक नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन है। और ये बेसोफिलिक एरिथ्रोब्लास्ट और प्रोएरिथ्रोब्लास्ट स्टेज में एक एंजाइम प्रेजेंट होता है। उस एंजाइम के ज़रिए आयरन इस प्रोटोपोरपायरिन के साथ कंबाइन होता है।
फिजियोलॉजिकल कंडीशन में। लेकिन जब एबनॉर्मेलिटी आ जाती है, चाहे वो एक्वायर्ड हो, चाहे वो इनहेरिटेड हो, तो फिर वो उस एंजाइम जो है वो प्रोएरिथ्रोब्लास्ट और बेसिलस एरिथ्रोब्लास्ट में अपना फंक्शन प्रॉपर्ली परफॉर्म नहीं करता। तो अगर नहीं करता तो फिर हीमोग्लोबिन की जो सिंथेसिस है वो डिस्टर्ब होगी, हीमोग्लोबिन प्रॉपर्ली सिंथेसाइज नहीं होगा आरबीसी में। जब हीमोग्लोबिन प्रॉपर्ली सिंथेसाइज नहीं होगा तो हीमोग्लोबिन की रिडक्शन होगी। In sideroblastic anemia, it is not incorporated into mitochondria where heme synthesis take place। तो यहाँ पे आपको ये बताया गया है कि जो हीम का जो सिंथेसिस है ये आरबीसी की कहाँ होता है, ये आरबीसी की माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। और जो एंजाइम है बेसिकली जो हीम सिंथेसिस के लिए जो एंजाइम होते हैं आरबीसी में वो माइटोकॉन्ड्रिया में होते हैं। तो वो माइटोकॉन्ड्रिया में ये स्टेप होता है कि हीम का जो सिंथेसिस है ये बेसिकली माइटोकॉन्ड्रिया में ही से अराइज होता है और फिर फर्दर साइटोप्लाज्म में आता है। साइटोप्लाज्म में इसके अपने एंजाइम्स होते हैं, वो आगे आपको स्लाइड्स में मैं आपको दिखा दूँगा। और हम जो है फिर इसी एक स्टेन के ज़रिए आइडेंटिफ़ाई करते हैं बोन मैरो में प्रोजन ब्लू स्टेन के ज़रिए। तो जब हम प्रोजन ब्लू स्टेन करते हैं तो हमें वहाँ पे एक रिंग सा साइडोब्लास्ट नज़र आ जाता है। तो हमें कन्फर्मेशन हो जाता है कि ये क्या है, ये साइडोब्लास्टिक एनीमिया है। अच्छा, तो ये स्लाइड जो है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसकी बेस पे हमने आगे भी बहुत सारी स्लाइड जो है ना वो डिस्कस करनी है, तो ये आप लोगों ने अपने ज़हन में याद रखना है। तो बेसिकली क्या होता है कि आरबीसी का जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है उसमें ग्लाइसिन प्लस सक्सिनाइल कोएंजाइम ए कंबाइन हो के क्या बनाते हैं, अमाइनो लिनोलेनिक एसिड बनाता है। और ये एक एंजाइम होता है अल्फा अमाइनो लिनोलेनिक एसिड सिंथेज एंजाइम। ये एएलए सिंथेज एंजाइम जो है ये विद द हेल्प ऑफ दिस एंजाइम सक्सिनाइल को ए और ग्लाइसिन कंबाइन होके क्या बनाता है, अमाइनो लिनोलेनिक एसिड बनाता है। और ये एंजाइम कहाँ प्रेजेंट होता है, ये आरबीसी की माइटोकॉन्ड्रिया में प्रेजेंट होता है। सही है जी। फिर ये अमाइनो लिनोलिक एसिड साइटोसोल ऑफ आरबीसी में आके क्या करता है, ये अल्फा अमाइनो लिनोलेनिक एसिड डिहाइड्रेटेज एंजाइम के ज़रिए पोरबिलिनोजिन में कन्वर्ट हो जाता है। फिर ये फर्दर जो है एचएमबी सिंथेज एंजाइम जिसे हम यूरोपोर पायरिनोजिन 1 सिंथेज एंजाइम कहते हैं, इस एंजाइम के ज़रिए यूरोपोर पायरिनोजिन में कन्वर्ट होता है। फिर यूरोपोर पायरिनोजिन 3 में कन्वर्ट होता है। फिर कोप्रोपोर पायरिनोजिन 3 में कन्वर्ट होता है। फिर ये वापस आके ऑक्सीडेसिस एंजाइम के ज़रिए प्रोटोपोर पायरिनोजिन में कन्वर्ट होता है। और फिर ये पोरपायरिन में कन्वर्ट होता है। और फिर माइटोकॉन्ड्रिया में ये पिरुकिलेटेज एंजाइम होता है, जो आयरन हम डाइट में लेते हैं वो यहाँ पे आके इस पिरुकिलेटेज एंजाइम के ज़रिए इस प्रोटोपोरपायरिन के साथ कंबाइन होके क्या बनाता है, हीम बनाता है। अब अगर इस अल्फ़ा अमाइनो लिनोलेनिक एसिड सिंथेटेज एंजाइम में कोई डिफिशिएंसी आ जाती है, सपोज़ चाहे वो इनहेरिटेड हो, चाहे वो एक्वायर्ड हो, या इस सारे स्टेप में कोई भी एंजाइम में कोई भी डिफेक्ट आ जाता है, तो फिर ये हीम प्रॉपर्ली नहीं बनेगा। अगर हीम नहीं बनेगा तो हीमोग्लोबिन का कॉन्सन्ट्रेशन कम होगा। तो इन सारे एंजाइम में चाहे कोई भी एंजाइम हो, इसमें डिफेक्ट आ जाता है तो फर्दर साइकिल कंटिन्यू नहीं होगा। तो बेसिकली साइलिडोब्लास्टिक एनीमिया में इस एंजाइम्स की डेफिशिएंसी होती है, इसकी डिफेक्ट्स होती है, वो म्यूटेशन भी हो सकती है, वो एक्वायर्ड भी हो सकती है, वो फर्दर आपको पता चल जाएगा। अच्छा, तो ये साइरिडोब्लास्टिक एनीमिया की क्लासिफ़िकेशन है। तो क्लासिफ़ाई किया है साइरिडोब्लास्टिक एनीमिया को हेरिडिटरी बेसिस पे और एक्वायर्ड बेसिस पे। हेरिडिटरी बेसिस पे एक्स लिंक्ड रिसेसिव में फर्दर जो है वो डिफरेंशिएट किया गया है, और ऑटोसोमल रिसेसिव में। और एक्वायर्ड में जो है वो सेकेंडरी और प्राइमरी में वो डिफरेंशिएट किया गया है। तो सेकेंडरी में फर्दर जो है ये ड्रग्स, केमिकल्स में डिफरेंशिएट किया गया है, इम्यूनोलॉजिकल डिसऑर्डर बेसिस पे, मैलिग्नेंट डिसऑर्डर बेसिस पे, और मेटाबॉलिक डिसऑर्डर बेसिस पे, न्यूट्रिशनल बेसिस पे। प्राइमरी जो है पैराडॉक्सिन रिस्पॉन्स और पैराडॉक्सिन अनरिस्पॉन्सिव। ये सारी चीज़ें आपको आगे स्लाइड में वन बाय वन मैं आपको समझाता हूँ कि ड्रग्स या केमिकल के ज़रिए किस तरह जो है
सेरेब्रोब्लास्टिक एनीमिया डेवलप होता है इम्यूनोलॉजिकल डिसऑर्डर के बेसिस पे किस तरह डेवलप होता है, मैलिग्नेंट डिसऑर्डर के बेसिस पे किस तरह डेवलप होता है, पैराडॉक्सिन रिस्पॉन्स या रिस्पॉन्स का क्या मतलब है। तो ये सारी चीज़ें आपको आगे स्लाइड्स में मैं समझा दूँगा। अच्छा, अब हेरिडिटरी सेरेब्रोब्लास्टिक एनीमिया क्या है? ये हेरिडिटरी सेरेब्रोब्लास्टिक एनीमिया में आप लोग देख लें कि द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ सेरेब्रोब्लास्टिक एनीमिया इज सेक्स लिंक्ड एंड द टू एन एब्नॉर्मल डेल्टा अमाइनो लिनोलिक एसिड सिंथेटाइज 2 एंजाइम। बेसिकली इस तरह होता है, हमें पता है कि एंजाइम है ये प्रोटीनेशियस इन नेचर होते हैं और एंजाइम्स जो प्रोटीनेशियस इन नेचर होते हैं प्रोटीन से बनते हैं। तो प्रोटीन की सिंथेसिस के लिए ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन की ज़रूरत होती है। वो जो जेनेटिक्स है, जेनेटिक्स में आप लोगों ने ये स्टडी किया होगा कि ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन किसको कहते हैं। तो उस ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन के ज़रिए फिर उस प्रोटीन्स की जो है सिंथेसिस होती है और फिर इस प्रोटीन से फर्दर मुख्तलिफ़ किस्म के एंजाइम बनते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की और चीज़ें बनती है बॉडी में। तो अगर उसमें कोई म्यूटेशन आ जाता है, तो फिर जो स्पेसिफ़िक प्रोटीन की जो ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन होती है फॉर अ स्पेसिफ़िक एंजाइम, तो उस प्रोटीन में अगर कोई म्यूटेशन आ जाता है, तो ये एंजाइम फिर प्रॉपर्ली नहीं बनेगा। अगर ये नहीं बनेगा, तो ये प्रॉपर्ली अपना फ़ंक्शन परफ़ॉर्म नहीं करेगा। तो वहाँ पे आगे स्लाइड में मैंने आपको बता दिया कि अल्फ़ा अमाइनो लिनोलिक एसिड एंजाइम का काम क्या था। ये ग्लाइसिन और सक्सिनाइल को को कंबाइन करके अमाइनो लिनोलिक एसिड में कन्वर्ट कर रहा था। और अगर ये एक रेट लिमिटिंग स्टेप है सेरेब्रोब्लास्टिक एनीमिया में, हीम सिंथेसिस में सॉरी। तो अगर ये अल्फा अमाइनो लिनोलिक एसिड सिंथेटेज एंजाइम ये ही म्यूटेटेड हो गया, तो फर्दर कोई भी जो है ना स्टेज वो डेवलप नहीं होगा और हीम सिंथेसिस नहीं होगी। सही है जी। तो ये मोर देन 22 डिफरेंट म्यूटेशन है बीन आइडेंटिफाइड। तो मतलब ये है कि इसकी जो म्यूटेशन है वो 22 डिफरेंट टाइप ऑफ म्यूटेशन इसमें हो सकती है। Mutation are located in exon 511 with most being single base mutation affecting the site at which the enzyme bind to the cofactor paradoxal phosphate। इसका मतलब ये है कि जो इस एंजाइम के लिए पैराडॉक्सल पाइफॉस्फेट की ज़रूरत होती है, ये एज अ कोफैक्टर पर काम करता है। ये मैं आपको बता दूँगा। ये म्यूटेशन जो है ये कहाँ पे होता है, ये एक्सॉन 511 में होता है। एक्सॉन जो है ये एक कोडिंग सीक्वेंस होता है जीन पे। सही है जी। एक इंट्रॉन होता है और एक एक्सॉन होता है। एक्सॉन जो है वो कोडिंग सेंस होता है, मतलब वो फर्दर कोड करते हैं और इससे मुख्तलिफ़ किस्म की प्रोटीन्स बनते हैं। और जो इंट्रॉन्स होता है वो नॉन सीक्वेंस होता है। उसका जो है ना वो कोड नहीं करता है किसी भी प्रोटीन्स को या किसी भी किस्म की जीन को वो कोड नहीं करता। दिस लीड टू इनइफेक्टिव एरिथ्रोपोइसिस एंड बोन मैरो एरिथ्रोइड हाइपरप्लेजिया। इसका मतलब ये है कि जो बोन मैरो में एरिथ्रोपोइसिस नॉर्मली होता है, तो वो एरिथ्रोपोइसिस फिर नहीं होगा क्योंकि हीमोग्लोबिन प्रॉपर्ली सिंथेसाइज नहीं होता। तो इनइफेक्टिव एरिथ्रोपोइसिस होगा और बोन मैरो में एरिथ्रोइड हाइपरप्लेजिया हो जाएगा। एरिथ्रोइड हाइपरप्लेजिया रिजल्ट इन इंक्रीज आयरन एब्जॉर्प्शन इन द गट, क्योंकि वहाँ पे जो है ना हीमोग्लोबिन प्रॉपर्ली नहीं बनेगा, तो बोन मैरो जो है ना वो हाइपरप्लास्टिक हो जाएगा। हाइपरप्लास्टिक इसलिए हो जाएगा क्योंकि वहाँ पे हीमोग्लोबिन की ज़रूरत है और हीमोग्लोबिन नहीं बनता। तो वो जो है ना वो एक एडाप्टेशन कर लेगा, वो ज़्यादा सेल प्रोड्यूस करेगा कि ज़्यादा आयरन एब्ज़ॉर्ब हो जाए ताकि ज़्यादा हीम सिंथेसाइज़ हो जाए। तो ये बोन मैरो में एरिथ्रॉइड हाइपरप्लेजिया हो जाएगा, आयरन अब्ज़ॉर्प्शन वहाँ पे ज़्यादा हो जाएगी। Iron overload can be significant and can lead to complications such as cardiac failure and diabetes। तो इसका मतलब ये है कि जब आयरन नॉर्मल अमाउंट से बॉडी में ज़्यादा एब्ज़ॉर्ब होना शुरू हो जाता है, तो वो आयरन बॉडी के मुख्तलिफ़ किस्म आर्गन पे डिपॉज़िट होना शुरू हो जाता है। जैसे लिवर पे डिपॉज़िट हो जाता है तो सिरोसिस प्रोड्यूस करता है, कार्डियक पे डिपॉज़िट करता है तो कार्डियक फेल्यूर जो है ना प्रोड्यूस करता है। इस तरह डायबिटीज़, जिसे हम ब्राउन डायबिटीज़ कहते हैं, जब आयरन की डिपोज़िशन की वजह से डायबिटीज़ डेवलप होती है तो हम उसे कहते हैं ब्राउन डायबिटीज़।
अच्छा, एक्वायर्ड साइटोप्लास्टिक एनीमिया है तो लीड एंड अल्कोहल ये मोस्ट कॉमन काज़ है। ये आप लोगों ने ज़हन में याद रखनी है कि जो लीड और अल्कोहल है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट कॉज़ है पर साइटोप्लास्टिक एनीमिया में। नॉर्मली जी लीड जो है ये किस तरह बॉडी में ट्रांसफ़र होती है? ये बॉडी में ट्रांसफ़र होके विद द हेल्प ऑफ ब्लड ये बॉडी में जो है ना फिर ब्लड के ज़रिए सर्कुलेट होके बोन मैरो में चला जाता है और वहाँ के बोन मैरो में माइटोकॉन्ड्रिया और एरिथ्रोब्लास्ट में अकोमोलेट होके जो एंजाइम्स रिस्पॉन्सिबल है फॉर हीम सिंथेसिस वो एंजाइम को इनहिबिट कर लेता है। अब हम ये देखते हैं कि ये लीड जो है ये बॉडी में ट्रांसफ़र होके विद द हेल्प ऑफ ब्लड जाके बोन मैरो में माइटोकॉन्ड्रिया में उस स्पेसिफिक एंजाइम को किस तरह इनहिबिट करते हैं और कौन-कौन से एंजाइम इनहिबिट करते हैं। तो ये जो है एक डेल्टा अमाइनो लिनोलेनिक एसिड डिहाइड्रेटेज एंजाइम को इनहिबिट करता है और एक पिरुगिलेटेज एंजाइम को इनहिबिट करता है। तो ये जो 2 बेसिक एंजाइम हैं ये लीड के ज़रिए इनहिबिट होते हैं। तो आप लोगों ने वहाँ पे स्लाइड में देखा होगा कि अगर ये दोनों एंजाइम इनहिबिट हो जाएँगे तो ये फर्दर साइकिल कंटिन्यू नहीं होगा और हीम सिंथेसिस डिस्टर्ब होगा, हीम सिंथेसिस प्रॉपर्ली नहीं होगी। Heme synthesis disrupted the conversion of delta-aminolenic acid to porphyrin and incorporation of pyrin to porphyrin to form heme। तो ये आगे वहाँ में मैंने स्लाइड में आपको बता दिया कि किस तरह ये पोरबिलिनोजिन किस तरह बनता है। ये आयरन जो है प्रोटोपोरपायरिन के साथ किस तरह कंबाइन होता है और हीम बनाता है पिरुकिलेटेज एंजाइम के ज़रिए। तो ये लीड जो है ये क्या करती है, ये पिरुकिलेटेज एंजाइम और अल्फ़ा अमाइनो लिनोलेनिक एसिड डिहाइड्रेटेज एंजाइम को क्या करती है, इसको इनहिबिट करती है। तो आप लोगों ने ये बात ज़हन में याद रखनी है। तो लीड पॉइज़निंग कंसिस्टेंटली शॉर्टन द एरिथ्रोसाइट लाइफ स्पैन एंड डिक्रीज़ द हीम सिंथेसिस लीड टू एनीमिया। ये भी आप लोगों ने ज़हन में याद रखनी है। अब अल्कोहल है, अल्कोहल कौन से एंजाइम को जो है ना वो डिस्टर्ब करती है? Alcohol is also interpret with some enzyme of the hemoglobin synthesis, including inhibition of the synthesis of pyridoxal phosphate and activity of uroporpyrinogen T carboxylase। ये एंजाइम्स है, ये वहाँ पे मैंने आपको बता दिया था स्लाइड में कि ये किस तरह इस एंजाइम को इनहिबिट करेगा। अगर ये इस एंजाइम को इनहिबिट करता है तो फर्दर साइकिल कंटिन्यू नहीं होगा और हेमोग्लोबिन का कंसंट्रेशन जो है वो प्रॉपर्ली नहीं बनेगा और हेमोग्लोबिन का कंसंट्रेशन बॉडी में रिड्यूस शुरू हो जाएगा। और पिरुकिलेटेज एंजाइम की एनहांसमेंट करता है। मतलब ये पिरुकिलेटेज एंजाइम को तो इनहिबिट नहीं करता, लेकिन इससे पहले जो एंजाइम्स है वो उस एंजाइम को इनहिबिट करते हैं। अगर उस पहले एंजाइम को ये इनहिबिट करता है तो ये बाकी जो बाकी जो स्टेज है हीम सिंथेसिस के लिए ये फर्दर डेवलप नहीं होगी, तो हीम सिंथेसिस प्रॉपर्ली नहीं होगा। अच्छा, अब इसकी पैथोफिज़ियोलॉजी है, तो पैथोफिज़ियोलॉजी इसकी ये है कि इनसाइड यूरोब्लास्ट में देयर इज़ अ डिस्टर्बेंस ऑफ द एंजाइम रेगुलेटिंग हीम सिंथेसिस। आप लोगों ने ये बात ज़हन में याद रखनी है कि जो साइटोप्लास्टिक एनीमिया है बेसिकली एंजाइम की इन्हिबिशन की वजह से एराइज़ होता है। और वो मैंने आपको बता दिया कि एक्वायर्ड किस तरह होता है और जो जेनेटिक बेसिस पे होता है, जेनेटिकली किस तरह होता है इनहेरिटेंस में। तो ये इनहेरिटेड किस तरह होता है और एक्वायर्ड किस तरह होता है वो मैंने आपको आगे स्लाइड में बता दिया पूरी डिटेल के साथ। तो ये जो है बेसिकली एक एंजाइम इनहिबिटिंग एनीमिया है। सेवरल टाइप ऑफ बायोकेमिकल डिसऑर्डर एग्जिस्ट इंक्लूडिंग एब्नॉर्मेलिटी ऑफ ग्लाइसिन, अल्फा अमाइलोनिक एसिड सिंथेटेज और पोरपायरिन मेटाबॉलिज्म। तो ये ग्लाइसिन, एएलए एंड पोरपायरिन मेटाबॉलिज्म अगर इसमें कोई बायोकेमिकल डिसऑर्डर आ जाता है, ग्लाइसिन की डिफिशिएंसी आती है या एएलए की डिफिशिएंसी आती है या पोरपायरिन के मेटाबॉलिज्म में कोई डिफिशिएंसी आती है, तो ये सारी चीज़ें भी जो है ना साइटोप्लास्टिक एनीमिया की तरफ लीड करती है। ड्यू टू हीम एंजाइम डिफिशिएंसी माइटोकॉन्ड्रिया इवेंचुअली रप्चर। अब जब हीम की सिंथेसिस के लिए जो एंजाइम रिस्पॉन्सिबल है माइटोकॉन्ड्रिया में उसकी डिफिशिएंसी आ जाती है तो माइटोकॉन्ड्रिया रप्चर हो जाते हैं। क्यों रप्चर हो जाते हैं? क्योंकि वो नॉर्मली आयरन तो आता है लेकिन वहाँ पे वो जो है ना प्रोटोपोरपायरिन रिंग के साथ कंबाइन नहीं होता। अगर नहीं होता तो ये आयरन वहाँ पे अकमुलेट होता है माइटोकॉन्ड्रिया में और अकमुलेट होता है, आयरन आता है और माइटोकॉन्ड्रिया में अकमुलेट होना शुरू हो जाता है।
तो एक स्टेज ऐसा आएगा कि ये आयरन वहाँ पे ओवरलोड होगा और उस ओवरलोड की वजह से ये माइटोकॉन्ड्रिया रप्चर होगा। तो फिर क्या होगा? दिस नॉन-पेरेंट आयरन अपीयर एज़ अ ब्लू डिपॉज़िट सर्कलिंग द न्यूक्लियस फ्रॉम रिंग साइड यूरोब्लास्ट। तो ये नॉन-पेरेंट आयरन जो है, जो कि माइटोकॉन्ड्रिया के ब्लास्ट की वजह से अपीयर होता है, तो ये एक सर्कल बना देगा अराउंड द न्यूक्लियस। और फिर जब ये सर्कल अराउंड द न्यूक्लियस ऑफ आयरन बन जाता है तो हम इसे रिंग साइड यूरोब्लास्ट कहते हैं। और ये रिंग साइड यूरोब्लास्ट कहाँ पे होता है? ये बोन मैरो में होता है। और ये बोन मैरो में हम किस तरह आइडेंटिफाई करते हैं? विद द हेल्प ऑफ प्रूजन ब्लू स्टेन। तो उस स्टेन के ज़रिए हम ये आइडेंटिफाई करते हैं। और इसमें जो ये लास्ट पॉइंट है, ये लास्ट पॉइंट का मतलब ये है कि इनइफेक्टिव एरिथ्रोपोइसिस होगा, क्योंकि हीम प्रॉपर्ली सिंथेसाइज़ नहीं होता, तो एरिथ्रोपोइसिस जो है वो नॉर्मली नहीं होगा। आरबीसी की जो नॉर्मल प्रोडक्शन है वो प्रॉपर नहीं होगा, तो आरबीसी का जो लाइफ स्पैन है वो भी कम होगा। क्योंकि नॉर्मली जब आरबीसी का नॉर्मल एरिथ्रोपोइसिस होता है तो 120 डेज़ तक आरबीसी का लाइफ स्पैन होता है। लेकिन अगर इसमें जो है ना प्रॉपर्ली एरिथ्रोपोइसिस नहीं होता तो आरबीसी का लाइफ स्पैन भी कम होता है, तो वो 40 डेज़ तक वेरी कर जाता है। तो आप लोगों ने ये बात ज़हन में याद रखनी है कि साइरेरोब्लास्टिक एनीमिया में एरिथ्रोसाइट का लाइफ स्पैन 40 डेज़ तक होगा। इसकी क्लिनिकल फीचर्स हैं, तो क्लिनिकल फीचर में इसके क्या आते हैं? पैलर आते हैं, फटीगबिलिटी आती है, डिज़ीनेस आते हैं, हेडेक आती है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ आता है, क्योंकि हीमोग्लोबिन का कंसंट्रेशन कम होता है। और हीमोग्लोबिन का नॉर्मल फंक्शन क्या है कि वो ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्टेशन करता है। और अगर ये हीमोग्लोबिन का कंसंट्रेशन कम है तो ये प्रॉपर्ली ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन नहीं करेगा, तो शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ भी होगा, हेडेक भी होगा, डिज़ीनेस भी होगा, फटीगबिलिटी भी होगी और पैलर भी होगा। और अच्छा, एक्वायर्ड साइटोब्लास्टिक सिम्पटम क्या है इसकी? इसकी जो है ना, जब आयरन ओवरलोड हो जाएगा तो हेपेटोमेगाली होगी। जो लीवर का साइज़ है वो लार्ज होगा, क्योंकि वहाँ पे आयरन का एक्सेस अकमुलेशन होगा। स्प्लीनोमेगाली होगी, स्प्लीन का एनलार्जमेंट होगा। डायबिटीज़ होगी, वो मैंने आपको बता दिया। कार्डियक फंक्शन इफ़ेक्ट होगा, वो भी मैंने आपको बता दिया कि किस तरह इफ़ेक्ट होता है, क्योंकि एबनॉर्मल जब आयरन बॉडी में आता है, एबनॉर्मली बहुत ज़्यादा आयरन जब बॉडी में आता है और उसका जब वहाँ बोन मैरो में डिपोज़िशन नहीं होता हीम सिंथेसिस के लिए, तो फिर ये आयरन बॉडी में एक्सेस होता है और ये बॉडी के मुख्तलिफ आर्गन पे डिपॉज़िट होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से उस आर्गन का जो प्रॉपर फंक्शन है वो डिस्टर्ब होता है, तो फिर वो एबनॉर्मैलिटी की तरफ चलता है। इसका जो लेबोरेटरी डायग्नोसिस है वो हम किस तरह करते हैं? तो एक सीबीसी रिपोर्ट होता है, सीबीसी हम कंप्लीट ब्लड काउंट को कहते हैं, और एक पीबीएस होता है, पीबीएस हम पेरिफेरल ब्लड स्मेयर को कहते हैं। तो कंप्लीट ब्लड काउंट में जब हम लेबोरेटरी डायग्नोसिस करते हैं तो हम देखते हैं कि इसमें हीमोग्लोबिन का कंसंट्रेशन डिक्रीज़ होता है। टीएलसी जो कि टोटल ल्यूकोसाइट काउंट है वो नॉर्मल टू इंक्रीज़ होता है। प्लेटलेट्स भी नॉर्मल होते हैं। आरबीसी का जो काउंट है वो डिक्रीज़ होता है। एचसीटी हेमाटोक्राइट जो है वो डिक्रीज़ होता है। एमसीवी भी डिक्रीज़ होते हैं, एमसीएच भी डिक्रीज़ होता है, जो मीन कार्पस्कुलर वॉल्यूम है ये डिक्रीज़ होता है, एमसीएचसी डिक्रीज़ होता है, आरडीडब्ल्यू इंक्रीज़ होता है, रेटिक काउंट डिक्रीज़ होता है। तो ये सारी चीज़ें आप लोग जो है ना सीबीसी रिपोर्ट में देखते हैं। तो जब आप एक बंदे का सीबीसी रिपोर्ट देखते हैं और इसमें ये सारे पैरामीटर्स आपको नज़र आते हैं कि एचबी डिक्रीज़ है, एचसीटी डिक्रीज़ है, एमसीवी, एमसीएच, एमसीएचसी डिक्रीज़ है, रेडिक काउंट भी डिक्रीज़ है। तो आप लोगों ने बस ज़हन में एक पॉइंट ये रखना है कि ये बंदा साइटोब्लास्टिक एनीमिया से सफ़र हो सकता है, हो सकता है। ये एक कन्फर्मेटरी टेस्ट नहीं है, ये एक आपने एक अपने ज़हन में ये पॉइंट रखना है कि ये हो सकता है। फिर आपने इसका पेरिफेरल ब्लड स्मेयर देखना है। तो पेरिफेरल ब्लड स्मेयर में आपको डायमोर्फिक एनीमिया नज़र आएगा। जिसमें आपको जो है ना डायमोर्फिक हम किसको कहते हैं कि इसमें जो है ना 2 टाइप्स ऑफ सेल्स नज़र आते हैं आपको। ये माइक्रोसाइटिक नॉर्मोसाइटिक भी हो सकता है, माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक भी हो सकता है। सही है जी। तो ये इसे हम कहते हैं डायमॉर्फिक ब्लड पिक्चर।
तो हमें पेरिफेरल ब्लड स्मेयर में जब हम स्लाइड्स में देखते हैं माइक्रोस्कोप के ज़रिए एग्ज़ामिन करते हैं तो हमें डायमॉर्फिक ब्लड पिक्चर नज़र आएगा। साथ में प्यूटेल ड्रॉप सेल नज़र आएँगे, टारगेट सेल नज़र आएँगे। तो जब पेरिफेरल ब्लड स्मेयर में हम एग्ज़ामिन करते हैं और हमें एन आइसोपाइकिलोसाइटोसिस विद डायमॉर्फिक ब्लड पिक्चर, एन आइसोपाइकिलोसाइटोसिस का मतलब ये है कि आरबीसी की साइज़ में वेरिएशन आती है, शेप में वेरिएशन आती है। तो हम इसे एन आइसोपाइकिलोसाइटोसिस कहते हैं, सही है जी। और साथ में डायमॉर्फिक ब्लड पिक्चर और एनीमिया नज़र आएगा, प्यूटेल ड्रॉप सेल और टारगेट सेल नज़र आएँगे। तो हम फिर कंसिडर करते हैं कि ये साइटोब्लास्टिक एनीमिया का पेशेंट है। इसके फर्दर हम जो कन्फर्मेटरी टेस्ट है वो कन्फर्मेटरी टेस्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, क्योंकि उसके बेसिस पे हमें पता लगता है कि ये वाक़ई साइटोब्लास्टिक एनीमिया है या नहीं है। तो कन्फर्मेटरी टेस्ट जो है उसमें सीरम आयरन प्रोफाइल आ जाता है। तो सीरम आयरन प्रोफाइल में हम देखते हैं ये सीरम आयरन प्रोफाइल 4 पैरामीटर्स इसमें होते हैं। तो इसमें एक होता है सीरम टोटल आयरन, सीरम फेरेटिन, टीआईबीसी, टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी, ट्रांसपेरेंट सैचुरेशन। तो सीरम टोटल आयरन जो है इसमें इंक्रीज़ होता है, क्योंकि आयरन जो है वो बॉडी में एक्सेस अमाउंट में होता है, तो वो सीरम में ज़्यादा आएगा। सीरम पेराटिन जो है स्टोरेज फॉर्म ऑफ आयरन है। तो ये सीरम पेराटिन भी इंक्रीज़ होगा। टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी ये डिक्रीज़ होगी, आप लोगों ने ज़हन में याद रखनी है। आप लोगों ने ये ज़हन में याद रखना है कि जो सीरम टोटल आयरन है ये इन्वर्सली प्रोपोर्शन है टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी को। अगर आयरन जो है ना वो सीरम में ज़्यादा होगा तो टीआईबीसी टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी ये कम होगी। और अगर ये सीरम टोटल आयरन जो है ये डिक्रीज़ होता है तो टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी इंक्रीज़ होगी, और सीरम सैचुरेशन है वो भी ट्रांसपेरेंट जो सैचुरेशन है वो भी इंक्रीज़ होता है। तो ये कन्फर्मेटरी टेस्ट है, ये आप लोगों ने याद रखनी है। और बोन मैरो एग्ज़ामिनेशन जो है ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसमें हम देखते हैं कि हाइपर सेल्युलर मैरो है विद एरिथ्रोपोइसिस विद रिंग साइड यूरोब्लास्ट। तो हमें बोन मैरो में हाइपर सेल्युलर मैरो नज़र आएगा, एरिथ्रोपोइसिस उसमें नज़र आएगी, और साथ में रिंग साइड यूरोब्लास्ट नज़र आएगा। माइलीपोइसिस जो है जो कि हमने वहाँ पे देखा, क्योंकि टोटल ल्यूकोसाइट काउंट जो है वो नॉर्मल टू इंक्रीज़ था, तो इसमें माइलीपोइसिस जो है वो एक्टिव होगा ऑल स्टेज ऑफ मैच्योरेशन में। और मेगा कैरियोपोइसिस जो प्लेटलेट्स का प्रोडक्शन है वो भी नॉर्मल होगा, और आयरन स्टैंड इसमें पॉजिटिव होगा। ये स्लाइड्स है, आप लोग देख लें, इसमें जो स्ट्रक्चर दिखाया गया है नीचे, साथ में जो है ना इसकी लाइन्स भी दी गई हैं। ओके, थैंक यू सो मच।